स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रश्न बन जाते हैं भारतीय नागरिकता से। ठीक है, तो वो मैं सारे तथ्यों को बताऊंगा जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में भारतीय नागरिकता से संबंधित पूछे जाते हैं। और अगर जो आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आपको एक क्रम से पॉलिटी के जितने भी टॉपिक होते हैं दोस्तों, सारे के सारे टॉपिक अपलोड मिल जाएंगे और उन सारे तथ्यों को शामिल किया गया है जो भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता की। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट बनता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है दोस्तों, तो वो है दोस्तों भाग 2। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, भाग 2 में वर्णित है भारतीय नागरिकता। और अगर जो हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद की, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, तो ये 5 से लेके, हम अभी सारे अनुच्छेद को बताऊंगा, 5 से लेके 5 to 11। ठीक है, 5 से लेके 11 अनुच्छेद में, ठीक है, भारतीय नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, अब अगला देखिए, अभी तक क्या हमने पढ़ लिया दोस्तों कि जो भारतीय नागरिकता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, दूसरे भाग में वर्णित है। पहले भाग में क्या वर्णित है दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरे भाग में नागरिकता है और इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेदों में किया गया है पूछ लेता है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11। अब पूछ लेता है दोस्तों एक प्रश्न कि जो भारतीय नागरिकता है वो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है या द्वि नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो हमारे संविधान में हमको एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान, ठीक है, प्रावधान जो है दोस्तों वो क्या है, एकल नागरिकता का। ठीक है, एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता देता है। अब एकल नागरिकता से क्या आशय बनता है दोस्तों कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भारत की भी नागरिकता ले लें और भी किसी देश में चले जाएं वहाँ की भी नागरिकता ले लें, ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों के लिए है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इस पे चर्चा हो रही है, ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो चलिए भारतीय नागरिकता की बात भारतीय संविधान के भाग 2 में की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है दोस्तों, 5 से 11 अनुच्छेद में। ठीक है, और प्रावधान कैसा है, एकल नागरिकता का। चलिए इतना नोट डाउन करिए। फिर अब हम लोग देखिए दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान होती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। ठीक है, देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1955 में। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955। ठीक है, और इसी यही जो है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत वो सारे तथ्यों को शामिल किया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे पाई जा सकती है, भारत की नागरिकता को कैसे खोया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इरेज करेंगे, फिर यहाँ से हम
सॉरी दोस्तों, स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो देखिए अभी तक कितने प्रश्न बन पा रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ बन जाएगा दोस्तों कि भारतीय नागरिकता जो है वो किस भाग में वर्णित है, पूछ देता है। वो है भाग 2 में। ठीक है, भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, वो 5 से लेके 11वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, और भारत में की नागरिकता कैसे, भारत में नागरिकता देने का प्रावधान कैसा है, तो वो है दोस्तों एकल नागरिकता दिया जाता है भारत में। और भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पास हुआ था, यानी कब पारित हुआ था या कब गठन हुआ था, वो हो जाएगा दोस्तों 1955 में। ठीक है, और इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत वो 5 विधियां बताई गई हैं जिसके तहत आपको नागरिकता मिल सकती है भारत की। ठीक है, या भारत की नागरिकता आपको मिलती है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग, अब आप लोग अपने नोटबुक में दोस्तों एक फ्रेश हेडिंग डाल लीजिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में नागरिकता के किस किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, वो पारित हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955। ठीक है, 1955 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत ही वो सारी बातें कही गई हैं जो भी जिस प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है या भारतीय नागरिकता को खोया जा सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए जो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके पश्चात हुआ हो। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू होता है दोस्तों, ठीक है, कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950, हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था। ठीक है, अंगीकृत कब हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ठीक है को 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले, ठीक है, भारत में जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, ऐसा कहा गया भारतीय नागरिकता अधिनियम में। ठीक है, ऐसा कहा गया। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन क्या हुए, विदेशीय, ठीक है, जो बाहरी देश के थे, ठीक है, उनको इसमें अपवाद के स्वरूप रखा गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि नागरिकता क्या क्या प्रकार की कितने प्रकार से पाई जा सकती है। तो जो पहला पॉइंट बनता है दोस्तों वो है जन्म से। ठीक है, पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है जन्म से। ठीक है, जन्म से नागरिकता पाई जा सकती है, अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात। ठीक है, या उसके पश्चात। ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी या 1950 को या उसके पश्चात जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, अगर जो विदेशी नागरिकों को छोड़ दिया जाए तो जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ वो कौन होगा, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के तहत पहला जो कंडीशन है नागरिकता प्राप्त करने का था वो क्या था दोस्तों, जन्म से। ठीक है, तो जन्म में क्या कहा गया, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जो भी भारत में जन्मा होगा, विदेशियों को छोड़ दिया जाए तो वो भारत का नागरिक होगा। अब चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता।
ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, किससे? जन्म से। ठीक है, इसको डाल लीजिएगा जन्म से, ऐसे कर लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो दूसरे प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान कही गई भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो था दोस्तों वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, यदि कोई बच्चा इसके पहले किसी अन्य देशों में भी पैदा हुआ है, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, यानी उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए वंश परंपरा द्वारा नागरिकता में क्या लिख लेंगे दोस्तों? माता या पिता 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, यही पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दीजिएगा, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात को या उस पश्चात में, ठीक है, पश्चात में कहीं विदेशों में पैदा हुआ हो, लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, विदेश में पैदा हुआ हो, विदेश में पैदा तथा हो, किंतु 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 यहाँ लिख लीजिएगा, किंतु माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक जो है वो भारतीय हो। ठीक है, माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के 1955 के तहत 5 प्रकार से भारत में नागरिकता का प्रावधान है। पहला जो है दोस्तों जन्म से, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जो भी भारत में पैदा हुआ उसको नागरिकता दी जाएगी। अपवाद कौन हुए? अपवाद हुए राजनयिक जो होते हैं दोस्तों वो, और विदेशी। ठीक है, उसके बाद वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता का क्या आशय है? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता का आशय ये है कि 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले कोई बच्चा विदेश में पैदा भले से हुआ है, लेकिन अगर जो उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा क्या? नागरिकता। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये भारत सरकार के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो देशी अभी हम आपको सविस्तार से बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, भारत सरकार आपको एक प्रमाण देती है और वो देशीकरण का प्रमाण देता है, तो उस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं? आप नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए 3 प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता पाने का प्रावधान किया गया। पहला जो था दोस्तों वो जन्म से, तो जन्म से जो नागरिकता प्राप्त हुई वो उनको प्राप्त हुई 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जो भारत में पैदा हुए उनको। ठीक है, और वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मिलती है दोस्तों, वो कैसे मिली? 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात कोई भी बच्चा अगर जो विदेश में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता कोई एक भारतीय हो, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये देशीकरण का जो प्रमाण पत्र होता है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। आगे हम देखेंगे दोस्तों पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता।
इसके अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आता है, कैसे पंजीकरण करके आदमी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है। 4 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। देखिए, अभी जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये जो सीमाएं अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सीमाओं में चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो ये भी जानना ज़रूरी है और क्या चेंजिंग हुआ है वो भी जानना ज़रूरी है, हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि देखिए, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसी पाई जाती है। ठीक है, आप भारत सरकार से आग्रह कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। ठीक है, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन आप तभी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि आप पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी अन्य देश से आए और कल ही आए और आज भारत सरकार को आपने प्रार्थना पत्र लिख के दे दिया कि हमको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 6 महीने आपको भारत में, पिछले 6 महीनों से आपको भारत में परमानेंटली रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 6 माह तक हो। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है, ए डाल लीजिए। प्रार्थना पत्र के पूर्व, प्रार्थना पत्र के तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हूँ। ठीक है, 6 माह पूर्व से भारत में हो। ठीक है, हम भारत की नागरिकता की बात कर रहे हैं, इसलिए भारत भी लिख सकते हैं कि प्रार्थना पत्र की तिथि के से 6 प्रार्थना पत्र जिस दिन आप दे रहे हैं उस तिथि से 6 माह पूर्व से आप भारत में कंटिन्यूअसली रहते हो। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। दूसरा पॉइंट है ये दोस्तों कि ठीक है, देखिए, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि वे स्त्रियां जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हैं या भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, पंजीकरण कर सकती हैं। ठीक है, वे स्त्रियां, ठीक है, वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिक से, भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हों या विवाह करने वाली हों। ठीक है, वो स्त्रियां जो भारतीय नागरिक से क्या करने वाली हों, विवाह करने वाली हों या विवाह कर चुकी हों, वो भी क्या कर सकती हैं, भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकती हैं। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं दोस्तों, वो भी भारतीय नागरिक होने के लिए दावा कर सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। नाबालिग, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए वो भी पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नाबालिग बच्चे, ठीक है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। चलिए, ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इतना हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय नागरिकता के में जो चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे थे, वो देख रहे थे कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, उसमें मुख्यतः 3 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं कि प्रार्थना पत्र के तिथि से, अगर जो आप किसी अन्य देश से आ रहे हैं, ठीक है, और भारत में आप आ गए, तो कम से कम 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा और उसके बाद आप भारतीय सरकार को पंजीकरण प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। फिर से वे स्त्रियां जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हैं या फ्यूचर में विवाह करने वाली हैं, वो क्या कर सकती हैं दोस्तों,
पंजीकरण कर सकती हैं भारत की नागरिकता के लिए, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ कंडीशन के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट होगा 5वां नंबर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भूमि विस्तार द्वारा, ठीक है, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार के द्वारा भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संसद अगर जो चाहे, ठीक है, तो अगर जो स्थिति अनुकूल है, ठीक है, तो वो संसद में कानून बना के किसी जो राज्य नहीं कहेंगे, एक अगर जो कोई भूखंड ऐसा है जहाँ पे जो भारत के अंतर्गत शामिल नहीं है, उसको भी संसद क्या कर सकती है, चाह के उसको अंदर शामिल कर सकती है, नए राज्यों को भी बना सकती है, और एक कोई राज्य है उसको तोड़ के 2 या 2 से अधिक राज्य भी बना सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो एक्स्ट्रा राज्य बनता है तो वो क्या होगा दोस्तों, वो भूमि विस्तार के द्वारा भी नागरिकता, उसके अंतर्गत जितने लोग आएंगे सबको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान था। अब हम लोग भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम होता क्या है कि ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन समय समय पे चीज़ों को बदलने का भी ज़रूरत पड़ जाता है भारतीय सरकार को। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए। इसमें कुछ संशोधन किया गया, जो पहले प्रावधान थे उसको हटा दिया गया, हटा नहीं दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया 1986 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ। वो हुआ दोस्तों 1986 ईस्वी में। अभी तक क्या हुआ दोस्तों, अभी जैसा कि हम लोग पढ़े कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वो 5 प्रकार के प्रावधान किए गए जो कि भारतीय नागरिकता जिस प्रकार से पाए जा सकते थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई, इसलिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया गया, और जो 5 पॉइंट वहाँ पे जो शर्तें बताई गई थी, उन शर्तों में से ठीक है कुछ चीज़ों को कम किया गया, कुछ चीज़ों को ज़्यादा किया गया। वही सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या किया गया दोस्तों, ठीक है, इसमें अब ये कहा गया कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, देखिए जैसा कि हम लोगों ने 1955 के तहत पढ़ा था कि भारत में जो भी जन्मेगा उसको क्या मिलेगी, नागरिकता। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया
कि ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी पैदा हो जाएगा तो वो भारत का नागरिक होता है। उसके लिए उसके माता या पिता कोई एक ऐसा हो जो क्या हो, भारतीय हो। ठीक है, तो जन्म, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करना है आपको कि जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय माता या पिता में से, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, माता या पिता में से क्या हो, कोई एक क्या हो दोस्तों, भारतीय हो, जिसको भारत की नागरिकता मिल चुकी हो। ठीक है, जन्म के समय यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय अगर जो कोई एक माता या पिता भारतीय हैं तभी उस बच्चे को क्या मिलेगा दोस्तों, नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है दोस्तों ठीक है कि अब हम एक पॉइंट हम बताए थे अभी आपको पिछले स्लॉट में कि क्या होता था कि अगर जो आपको पंजीकरण करना था, ठीक है, आपको पंजीकरण करना है तो आपको कम से कम भारत में भारत में कम से कम 6 महीनों तक रहना था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपको 6 महीने नहीं, अब आपको 5 वर्ष तक कंटिन्यूअसली भारत में रहना है। ठीक है, तो पहले जो डेडलाइन थी 6 महीने की कि आप 6 महीने तक भारत में लगातार रहिए और उसके बाद आप पंजीकरण कर दीजिए, लेकिन अब क्या होता है, नहीं, अब 6 महीने से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 6 महीने की जगह पे अब 5 साल रहना है और 5 साल के बाद ही अब आप पंजीकरण कर सकते हैं नागरिकता के लिए। ठीक है, 5 वर्ष रहने के बाद ही 5 वर्ष रहने के बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष रहने के बाद ही आप भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, अदरवाइज आप पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये है कि देशीकरण की जो हम आपको बात बताए थे। ठीक है, चलिए देशीकरण के संबंध में भी कहा गया कि आपको कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहेंगे तभी आपको देशीकरण के माध्यम से क्या नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, देशीकरण के संबंध में जो नागरिकता दी जाती थी, देशीकरण, ठीक है, तो देशीकरण के संबंध में आपको तभी नागरिकता मिल सकती है जब आप 10 वर्षों तक भारत में रहे हों। ठीक है, 10 वर्षों तक भारत में रहे हों। ठीक है, चलिए देखिए 5 वर्ष रहने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं, और लेकिन 10 वर्ष रहने के बाद आप देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 3 मेजर पॉइंट चेंज हुए, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। हमने भारतीय नागरिकता अधिनियम पढ़ा 1955। ठीक है, उसके अंतर्गत वो 5 पॉइंट हमने पढ़ा जिस प्रकार से नागरिकता मिल सकती थी। पहला हमने पढ़ा जन्म से, दूसरा हमने पढ़ा वंश परंपरा से, तीसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, देशीकरण से, चौथा पंजीकरण से, और 5वां जो हुआ दोस्तों नए राज्य क्षेत्र विस्तार की वजह से। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले अलग थी और अब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जब आया, ठीक है, जब कुछ संशोधन हुए तो उसमें क्या हो गया कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ फिर कहा गया 5 वर्ष रहने के बाद ही आप पंजीकरण कर सकते हैं। पहले ये कितना था दोस्तों, 6 महीने था।
ठीक। और देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता अगर जो चाहिए तो आपको 10 वर्ष तक रहना चाहिए था, पहले ये कितना था, 5 वर्ष था, ठीक है। चलिए इतना आप कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आप आगे नोट करते हैं, आगे बढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकता तो अब दोस्तों मिल जा रही है, लेकिन अब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, ठीक है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है, कि भारतीय नागरिकता आपसे छीन कैसे ली जाएगी। अभी तक तो आपको ये लगा कि ठीक है हमको भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार से मिल जाएगी, लेकिन अब आपको क्या यहाँ सीखना होगा कि भारतीय नागरिकता का अंत किस किस प्रकार से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस किस प्रकार से हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता का जो अंत होता है दोस्तों, वो पहला पॉइंट जो बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि नागरिकता का परित्याग करने से, ठीक है। आप क्या किए दोस्तों, आप नागरिकता का परित्याग करके किसी और देश में चले गए, ठीक है। नागरिकता का प्रत्याग, ठीक है, नागरिकता का परित्याग, भारतीय नागरिकता का परित्याग अगर जो कर देते हैं दोस्तों, परित्याग, ठीक है। आप खुद से भारतीय नागरिकता का अगर जो परित्याग कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब हम दूसरे देश की नागरिकता लेने जा रहे हैं, अब हम भारत की नागरिकता को नहीं स्वीकार करेंगे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लें, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता को आप स्वीकार कर चुके हो, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि आप कनाडा चले गए, ठीक है, और आपने कनाडा की नागरिकता जाके वहाँ पे ले ली, तो स्वतः ही आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। यानी अगर जो किसी अन्य देश की आप नागरिकता ले लेते हैं तो आप अब भारत के नागरिक नहीं रहे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ठीक है। अब देखिए सरकार कैसे नागरिकता छीन सकती है। नागरिकता सरकार कैसे छीन सकती है ना, सरकार अगर देखिए आपके ऊपर राजद्रोह लग जाए, सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो सरकार को ये पता चल जाए कि आप छल पूर्वक या कपट पूर्वक ना भारत की नागरिकता को प्राप्त किए हैं, तो भी सरकार क्या करेगी, आपकी नागरिकता छीन लेगी, ठीक है। तो सरकार अगर जो आपको इनवैलिड पाएगी, जो अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़ा है उस पॉइंट के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, तो आपसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। चलिए तो भारतीय नागरिकता का अंत कितनी प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता का कोई अगर जो परित्याग कर दे तो ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो, या सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली जाए, या सरकार के द्वारा ऐसा सरकार को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति जो है वो नागरिकता के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने वो सारे पॉइंट कवर किए जो भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हैं। और हम एक अनुच्छेद जब बताएंगे दोस्तों, जब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें नागरिकता से संबंधित जिस अनुच्छेद में जो प्रावधान है, यही सारी चीज़ों का प्रावधान है, तो वो सारी चीज़ों को हम समावेश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।